नमस्कार, मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइस स्मार्ट हिंदी पर। हम लोग इस समय सी टेट के पेपर के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। कैसे प्रश्नों को हल करें, कौन कौन से हिंदी भाषा में प्रश्न आते हैं, इन्हीं पर चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। तो आइए सबसे पहले एक नॉलेज की बात कर लेते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले आप लोग आंसर देने के लिए तैयार रहिए। यह एक प्रैक्टिस है पूरा का पूरा 30 प्रश्नों का कि पेपर 2 किस प्रकार से आता है। ज्ञान आपके दिमाग की खुराक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान आपके दिमाग की खुराक है। इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से प्रतिदिन इसको कुछ न कुछ इसमें खुराक डालते रहें। तो आज का मोटिवेशन यही है। आइए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये मेरे बारे में कुछ विषय जानकारी है। यहाँ पर सबसे पहला जो आपका जो सी टेट का पेपर आता है, वो पेपर में पहला ही एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है। तो गद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करें, कैसे उनको समझें, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वायसराय के नाम से जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में लिखे जाते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस उछास लेते रहते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कोई कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाहों को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीस कहाँ मिलता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता था। पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध कर देने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन, महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियां, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालाप पर लिखी गई टिप्पणियां, सब कुछ फुल स्केप में चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की गति से लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे। बड़े बड़े देसी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिक, देश विदेश के अग्रणी, समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने आते थे। ये लोग खुद या इनके साथ संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। अब इस पर आधारित क्या है, आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वाक्य में रेखांकित अंश का भाव है। फटाफट बताते जाए। अक्षर बहुत बड़े होते थे, अक्षर बहुत छोटे होते थे, अक्षर बहुत सुंदर होते थे, अक्षर बहुत अपठनीय होते थे। आंसर बिल्कुल सी है, बहुत अक्षर बहुत सुंदर होते थे। देखिए यहाँ वाक्य में दिखाया गया है कि उनके जो वाक्य विन्यास थे, जो लिखावट थी, वो बहुत सुंदर थी और स्पष्ट थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि शॉर्ट हैंड है क्या। ये प्रश्न पूछ रहा है लिखने की एक शैली, पढ़ाने की एक शैली, छोटा हाथ, संबोधन की शैली। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। लिखने की एक शैली जो शॉर्ट हैंड होती है वो क्या होती है मेरे बच्चों? लिखने की एक शैली होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पढ़ाने की एक शैली बिल्कुल नहीं होती, छोटा हाथ बिल्कुल नहीं होता, संबोधन की शैली बिल्कुल नहीं होती। अगला है राजपुरुष में समास है, कर्मधारय, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। समास का अर्थ होता है संक्षेप। जब दो शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। यहाँ पे आपके सामने है राजपुरुष, राजा का पुरुष, तत्पुरुष समास है। पहला ही तत्पुरुष समास में द्वितीय तत्पुरुष राजा का। तो जो यहाँ पे कारक चिन्ह छिपे हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी की बातचीत में शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता होगा? क्यों लिखा जाता होगा? ये पैराग्राफ में आपने पढ़ा है कि यह एक पुराना रिवाज था। सभी जरूरी बातों नोट करने के लिए ऐसा गांधी जी ने कहा था। यह प्रशासनिक नियम था।
अब इसमें देखिए आपका उत्तर जरूरी बात यह है कि गांधी जी की जो बातचीत करने की शैली थी वो थोड़ी तेज थी। सभी जरूरी बातों को नोट करने के लिए ऐसा किया जाता था कि शॉर्ट हैंड में लिखा जाता था। अगला प्रश्न है, लेखक में प्रत्यय क्या है? अक है, क है, आक है, इनमें से कोई नहीं। आंसर अक है। ले प्लस ख क, तो देखिए यहां पे अ जुड़ा हुआ है, लेखक शब्द है लेखक। तो यहां पे देखिए लेख को हटा दीजिए, लेख को हटा दीजिए, तो वहां क प्लस अ आपके सामने है। तो यहाँ पे क्या है? अक प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब होता है, प्रत्यय का क्या मतलब होता है? जो शब्दों के बाद में जुड़ जाते हैं, जो शब्दों के बाद जोड़ करके बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वाक्य में उनके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बहुत बेहतरीन, गांधी जी के लिए, महादेव जी के लिए, वायसराय के लिए और गवर्नर के लिए। यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? लेख, जो लिख रहा है। यहां चर्चा गांधी जी के पत्रों की नहीं हो रही है, तो यहां महादेव जी के लिए क्या चीज किया जा रहा है? चर्चा किया जा रहा है कि भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके इस प्रश्न को उस अनुच्छेद से आप जोड़ सकते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, अगला प्रश्न क्या है? गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि गांधी जी केवल लिखने में विश्वास रखते थे, गांधी जी केवल बातचीत में विश्वास रखते थे, गांधी जी को लिखने का शौक था, गांधी जी की बातों का लोग सम्मान करते थे। चारों में से आप में से कौन बता रहा है? फटाफट इसके उत्तर बता दीजिए, क्योंकि देखिए यह प्रैक्टिस बैच है। आपको जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जा रहा है उन्हीं प्रश्नों को हम एक क्रम से हल करवा रहे हैं। अगला प्रश्न का उत्तर देखिए, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि गांधी जी की बातें का लोग सम्मान करते थे। गांधी जी की बातों का लोग क्या करते थे? सम्मान करते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सेक्रेटरी के सम्मान में खुशनवीस कहां मिलना था? वाक्य में रेखांकित अंश से क्या तात्पर्य है? तो यहां इस शब्द का अर्थ आपको जानना है। तो बहुत सौभाग्यशाली, सुंदर अक्षर लिखने वाला, विस्तार से लिखने वाला, बहुत खुश मिजाज। तो प्रश्न का उत्तर आप फटाफट बता दें। बिल्कुल, यहां पे देखिए सुंदर अक्षर लिखने वाला, खुशनवीस जो है, कहां मिलना था? तो यहां पे इसका आंसर ये है, गद्यांश में जेट की सी गति से लिखा जाता था। यहां जेट की सी गति से क्या आशय है? तो क्या है? बहुत तीव्र गति से, जेट के उड़ान भरने से, जेट के जहाज से, सामान्य गति से। तो देखिए यहां मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। बहुत तीव्र गति से लिखने की क्रिया को हम क्या कह देते हैं? जेट की क्रिया की गति से लिखा जाता था। सही बात है, जब कोई बहुत विद्वान, शिक्षाविद, हमारा राजनेता, हमारे राष्ट्रपिता अगर कोई बात को कह रहे हैं तो उसको किस ढंग से लिखा जाएगा कि उसमें सभी महत्वपूर्ण बातें क्या हो, उसमें आ जाए पैराग्राफ के अनुसार, जो गद्यांश आपके सामने दिया हुआ है। यहां अगला जो गद्यांश है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि गद्यांश को हल कैसे करें। गद्यांश को हल करने की मेरे बच्चे दो ही विधियां हैं। या तो सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ लें और पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर, जो आधारित प्रश्न है उनके उत्तरों को दे दें, या तो पहले गद्यांश को पढ़ें। जैसे पहली विधि मैंने प्रयोग किया आपके सामने कि पहले गद्यांश को पढ़ लिया, फिर उन पर आधारित प्रश्नों की तलाश की। बार बार ये पैराग्राफ हर प्रश्न के साथ आता जाएगा, तो आप उसके उत्तर को रेखांकित कर सकते हैं। गद्यांश पढ़ते समय उसको रेखांकित करना महत्वपूर्ण, शब्दों को रेखांकित करने का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा तरीका आपके पास है कि पहले ही कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको दिखने लगेंगे यदि आप प्रश्न पढ़ लेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद नंबर 2 को नंबर 1 पे ला करके, तो गद्यांश करने का ये दो तरीका मुख्य रूप से होता है। गद्यांश को उचित गति के साथ पढ़ना, जो मैंने आपको दिखाया। एक कोई बात गद्यांश के रूप में रहेगी, अगला देखिए आपके सामने है पद्यांश के रूप में, और कोई भी विषय
दिए गए पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के सबसे उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए। तो यहाँ गद्यांश और पद्यांश से क्या तात्पर्य है? पद्यांश का मतलब होता है कविता और कविता का मतलब होता है शब्दार्थों सहितो काव्यम। कवि अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम को अपना रहा है, जिस शैली को अपना रहा है, वो काव्य शैली है। और काव्य में सबसे महत्वपूर्ण है उस काव्य के कथनों के अर्थ और भावों को ग्रहण करना। तो अर्थ और भाव यदि आप ग्रहण कर लेते हैं तो आप उस प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो इसे हम काव्य के रूप में देखते हैं। और कविता कर्ता कौन है? कवरेत इति काव्य। कवि के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसे कविता कहते हैं। तो आप लोगों ने इतने देर में ये पढ़ लिया होगा जो आपके सामने गद्यांश है। सम्मुख फैला अग्रधेय पथ प्रगति चिंतन कैसा इत्यब। प्रगति चिंतन कैसा इत्यब। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम सवल्य। असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ न मांगते। पावस बनकर ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, पकड़ लीजिए आप कि कदम मिलाकर चलना होगा, पावस बनकर ढलना होगा। सब कुछ देकर कुछ न मांगते। सब कुछ देकर कुछ न मांगते। असफल सफल समान मनोरथ। यहां देखिए मनोरथ शब्द है। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम शल्य। प्रगति चिंतन कैसा इत्यब। सम्मुख फैला अग्रधेय। इसको पढ़ने की दोनों विधियां हैं मेरे बच्चे। आप जब काव्य पढ़ते हैं तो काव्य की पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक जब आप पढ़ते हैं तो इसको दोनों को पढ़ करके आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय कम लगता है। सम्मुख फैला अग्रधेय पथ। सम्मुख फैला अग्रधेय पथ। प्रगति चिंतन कैसा इत्यब। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम शल्य। असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देखकर कुछ न मांगते। पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, पखर प्यार से वंचित यौवन। नीरवता के मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन। नीरवता के मुख से मधुमन, मुखरित मधुबन। परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो यह राष्ट्रीय प्रेम की छायावाद के जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं उनके द्वारा लिखी गई कविता है। कविता में अपना जीवन अर्पित करने की बात की गई है। देखिए जो प्रश्न है उसी में उत्तर छिपा हुआ है। कविता में अपना जीवन अर्पित करने की बात की गई है। कांटों से भरे जीवन के लिए, निरंतर प्रगति के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, जीवन में मुश्किलों को समाप्त करने के लिए। तो दूसरों के कल्याण के लिए कविता में अपना जीवन अर्पित करने की बात की गई है, दूसरों के कल्याण के लिए। अगला प्रश्न देखिए कि कठिनाइयों के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। कठिनाई का शब्द पर्यायवाची शब्द के रूप में पूछ रहा है कि क्या प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देखिए कांटे शब्द का प्रयोग मिला है। कांटे शब्द देखिए कहाँ पे आया है कविता में, आपके सामने। कुछ कांटों से सज्जित जीवन। तो यहाँ जो ये कांटों है ना, ये कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन। तो देखिए आपके सामने ये जो प्रश्न है, कठिनाइयों के लिए कविता में क्या शब्द प्रयोग किया गया है? कांटे। तो आपके कविता में जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़ने से काव्य की पंक्तियां हल हो जाएंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कविता में निरंतर आगे बढ़ने के लिए किस वाक्यांश में कही गई है। जरा देखिए प्रश्नों को कि कविता में निरंतर आगे बढ़ने के बात किस वाक्यांश में कही गई है। अगर ध्येय पथ कैसा इत्यब कैसा श्रम शल्त।
समान मनोरथ। तो यहाँ अगर ध्येयपथ जो है क्या है, कविता में वाक्यांश के रूप में निरंतर आगे बढ़ने के लिए अगर ध्येयपथ है ना। नेक्स्ट देखिए, जीवन को जलाने गलाने का भाव है, जीवन को जलाने गलाने का भाव है, जीवन का बलिदान देना, यज्ञ में आहुति देना, सभी द्वारा आहुति देना, अथक परिश्रम करना। तो जीवन का क्या है, बलिदान देना। जीवन को जलाने गलाने का भाव क्या है, जीवन का बलिदान देना। राष्ट्र प्रेम की चेतना में स्वयं के जीवन को, शरीर तन मन धन सब कुछ राष्ट्र को अर्पण कर देना होगा, ऐसा कवि के द्वारा कहा जा रहा है। इति का विलोम क्या है, तो यहां आप देख सकते हैं कि सीटेट का जो पेपर 2 है, व्याकरण से जो संबंधित सवाल आ रहे हैं वो शब्दों से सवाल आ रहे हैं। शब्द विचार जो है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द विचार पढ़ना है। शब्द विचार महत्वपूर्ण विषय है। जो लोग भी परीक्षा पास करना चाहते हैं, हिंदी व्याकरण के वर्ण और शब्द विचार के वीडियो को जरूर देखें। इति का विलोम शब्द है आदि, अथ, अथक, आरंभ। तो यहाँ पे अथ का मतलब होता है क्या, अथो। अथ का मतलब है विलोम शब्द क्या है, अथ। इति माने समाप्त होना, अथ माने प्रारंभ, तो विलोम शब्द है अथ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। पावस का अर्थ है, पावस माने शरद, बादल, वृष्टि, प्रलय। शरद, बादल, वृष्टि और प्रलय कौन सा है, फटाफट बता दे। देखिए आंसर है वृष्टि। वृष्टि का मतलब होता है पावस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपके पेडागोजी वाले सवाल। तो सबसे पहले क्या आया, एक प्रश्न आया अनुच्छेद से, दूसरा प्रश्न आया काव्य से। तो दो तरह के प्रश्न आपको पहले हल करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। देखो बिना अभ्यास के जो पैराग्राफ से संबंधित सवाल हैं, जो गद्यांश और पद्यांश से सवाल हैं, वो हल नहीं होंगे। आइए, कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते, उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई है। तो भाषा कौशल कौन होते हैं, 4 होते हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना। यह क्या कर रहा है, यह भाषा की उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई है, संप्रेषण संबंधी, अभिव्यक्ति संबंधी, ग्राह्यता संबंधी, उच्चारण संबंधी। तो यहां देखिए सीधे सीधे कह रहा है कि वो चर्चा में भाग नहीं ले सकते। तो यहाँ क्या है, चर्चा किससे होती है, अभिव्यक्तात्मक संबंधी उनको कौन सी है, कठिनाई है। और अभिव्यक्तात्मक कौशल में कौन कौन सा होता है, देखो एक तो होता है बोलना और एक होता है क्या, लिखना। 2 चीजें होती हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल में। कौन कौन सा, एक है बोलना और दूसरा क्या है, लिखना। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल के रूप में जाने जाते हैं। भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले के कौशल बाद के कौशलों से अच्छे माने जाते हैं। कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, इस स्थिति में विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखेंगे। कक्षा में शिक्षक क्या कर रहा है, शब्दों और चित्रों के माध्यम से, शब्द और चित्र के माध्यम से संप्रेषण कर रहा है। तो संकेत देने वाले, संकेत को समझने वाले, विरोध करने वाले और सहमति देने वाले। तो यहाँ बिल्कुल है संकेत को समझने वाले। देखिए प्राथमिक कक्षा पे एक अध्यापक क्या करता है, चित्रों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से वर्णमाला को सिखाने का प्रयास करता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो बच्चों को उस संकेतों को समझने के लिए उन्हें प्रेरित करने का काम कर रहा है। तो आपको प्रश्न हल करते समय जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं उनको समझना होगा कि कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहा है। इसका मतलब वो शब्द और चित्रों के माध्यम से संकेतों को समझाने का काम कर रहा है, विरोध का नहीं, सहमति देने वाले नहीं, संकेत देने वाले नहीं, वो संकेतों को समझाने का काम कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि विद्यार्थियों के
लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है। मैंने कहा भाषा के 4 कौशल होते हैं। लिखना कौशल क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। कह रहा है इसका मूल्यांकन कैसे होगा। जरा विकल्प को पढ़िए कि यांत्रिक त्रुटियों को पेंसिल या पेन के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्यों के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए, लेखन प्रक्रिया में उत्पादित सभी सामग्रियों में विद्यार्थियों की भागीदारी होनी चाहिए, विषय वस्तु यांत्रिक वर्तनी तथा प्रयोग के लिए ध्यान पूर्वक पठन होना चाहिए। इसका उत्तर आपके सामने यहाँ उपस्थित है कि जब भी हम लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है, तो विद्यार्थियों द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्यों के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए। ये है हमारा टीचिंग पेडागोजी जो आता है आपकी परीक्षा में इस तरह का सवाल। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है, बच्चों में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को क्या करती है, खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, सहजवादी, संरचनावादी। तो भाषा में 2 प्रकार के भाषा शिक्षण के सिद्धांत जो 2 लोगों ने दिए, 2 प्रकार के, एक तो व्यवहारवादी सिद्धांत है और एक है संज्ञानवादी सिद्धांत। तो अंतर्निहित जन्मजात क्षमता की जब बात हम करेंगे, क्षमता की जब हम बात करेंगे, तब हम किसकी बात करेंगे, जो अंतर्निहित जन्मजात क्षमता है। ये तीनों शब्द उन्हें भाषा के पैटर्न के खोजने में मदद करते हैं। वो कौन लोग हैं, सहजवादी हैं, रचनात्मकतावादी नहीं है। व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि समाज में बच्चा जो प्रयोग कर रहा है भाषा, अनुकरण के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा, दूसरों को देख करके, है ना, या अपनी रुचि के अनुसार, उसको व्यवहार। संज्ञान जो बुद्धि से सीख रहा है। और तीसरा सहजतावादी क्या कहते हैं कि अंतर्निहित जन्मजात क्षमता। सहज लोग क्या मानते हैं कि बच्चा जन्म लेता है और भाषा को सहजता से सीख जाता है। ये समझने का प्रश्न था। ये देखिए आपके सामने उपस्थित है कि व्यवहार और संज्ञानवादी तो एक तो बुद्धि की बात कर रहा है और दूसरा व्यवहार जो समाज में घटित हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है। अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है। स्थानिक मान को समझाने में कठिनाई का होना, भाषा की सीमितता का होना, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना, सही शब्दों की खोज में कठिनाई होना। आंसर आपके सामने उपस्थित है कि जब भी भाषाई अभिव्यक्ति की बात हो जाएगी तो स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना। कौन सा नहीं है, विकार नहीं हो सकता अभिव्यक्ति का। भाषा की सीमितता होना बिल्कुल सही बात है। नए शब्दों को सीखने में कठिनाई बच्चों को होती है क्योंकि अभिव्यक्ति में विकार नहीं हो पा रहा है ना, विकार नहीं की बात किया। और विकार क्या क्या होते हैं, ये सही शब्दों को खोजने में कठिनाई। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न मिलान का है। आजकल जो सीटेट की परीक्षा हो रही है वो अब सहज साधारण प्रश्नों को नहीं पूछ रही है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछ रही है। जरा देखिए, एक है ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास और शब्द संरचना। यहाँ पे 4 आपके सामने क्या है, संप्रत्यय दिए हुए हैं। इन 5 में से आपको क्या करना है, मिलान करना है कि कौन सा किससे संबंधित है। कौन सा, देखिए क्या कह रहा है, शुद्ध एवं प्रभावपूर्ण संप्रेषण हेतु नियमों को संदर्भित करता है, ध्वन्यात्मक भाषण के क्रम तथा संरचना के नियमों को संदर्भित करता है, संप्रत्ययों के प्रस्तुतिकरण में शब्द तथा शब्दों के समायोजन को रेखांकित करता है, वाक्यों के बनने में शब्दों के प्रयोग के नियमों को क्या करता है, बनाने का काम करता है ना, बनाने का, वाक्यों को बनाने में शब्दों के प्रयोग के नियमों को बनाता है, व्याकरणिक चिन्हों का प्रयोग संख्या, काल, केस, व्यक्ति, लिंग, सक्रिय, निष्क्रिय आवाज को अन्य अर्थों में दर्शाने का काम होता है।
इतने बात आपको इससे मैच करना है। इस तरह का प्रश्न भी आपको इस बार के सीटेट के पेपर में मिलेगा। तो इस प्रश्न का पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा बताया गया है, चौथे का ई बताया गया है। तो क्या है, ध्वनि विज्ञान में शुद्ध एवं प्रभावपूर्ण संप्रेषण हेतु नियमों को संदर्भित करना होता है। अर्थ विज्ञान में क्या करता होता है, अर्थ विज्ञान का आंसर सी है ना, दूसरे का आंसर सी है। तो अर्थ विज्ञान क्या करता है, संप्रत्ययों के प्रस्तुतिकरण में शब्द तथा शब्दों के समायोजन को रेखांकित करने का काम करता है। देखिए तीसरा विकल्प क्या है, तीसरा विकल्प आपसे कह रहा है डी का, वाक्यों को, वाक्य विन्यास क्या करता है, वाक्यों के बनाने में शब्दों के प्रयोग के नियमों को बनाता है। और चौथा आपके सामने है कि शब्द संरचना में हम क्या करते हैं, शब्द संरचना में व्याकरणिक चिन्हों का प्रयोग संख्या, काल, केस, व्यक्ति, लिंग, सक्रिय, निष्क्रिय, आवाज और अन्य अर्थों को दर्शाने का काम शब्द संरचना में किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इस प्रश्न का। ये प्रश्न कैसे पूछेगा, ये दोनों सारणी एक साथ लगा देगा और इसके नीचे इस वाले विकल्प को देगा। इस सवाल को हल करने का सही तरीका है कि इसमें जो मैच कर रहा है उसका तीर आप लगा लें तो आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है, 1.5 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है तब इसे क्या कहा जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, टेलीग्राफिक भाषा, व्याकरणिक भाषा, ओवर रेगुलाइजेशन, वार्तालाप। तो यहाँ टेलीग्राफिक भाषा का निर्माण होता है जब भाषा अर्जन की प्रक्रिया में बच्चे का बलबलाना, फुलफुलाना, उसके बाद की जो अवस्था है कि बच्चा गुनगुनाने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसके आगे की अवस्था जब उसके पास 200 से लेके 250 शब्द हो जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास का बढ़ावा नहीं देता है, रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा का प्रयोग करना, घटनाओं तथा वार्तालाप आरंभ में अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करना, सामाजिक संपर्क बनाने और उसको निरंतर बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग करना, सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। आंसर आपके सामने है कि जो निम्नलिखित में से भाषा विकास को बढ़ावा नहीं देता है वो सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल क्या है, गलत बात है। सामाजिक वर्गीकरण भाषा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है, भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। यह किसने कहा है, व्यवहारवादियों ने कहा है। किसने कहा, देखिए यहाँ बुद्धि की कहीं कोई बात नहीं हो रही है, रचनावादी की कोई बात नहीं की रही है, अंतःक्रिया वाली कोई बात नहीं किया जा रही है, यहाँ सिर्फ बात हो रही है व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि भाषा अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वाभाविक रूप से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है। गहन पठन, गंभीर पूर्वक पढ़ने की क्रिया। तो प्रवाह पूर्व पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए। सही ढंग से पढ़ने के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन का अनुगमन करना चाहिए। सूचना को पता लगाने के लिए पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से पढ़ना चाहिए, है ना। और पाठ्य सामग्री का सारांश प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से पढ़ना। लेकिन यहाँ क्या है, गहन पठन की बात है। प्रवाह पूर्व पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी सामग्री, पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए। गहन पठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राह्य भाषा कौशल है, ग्रहण करने का भाषा कौशल कौन कौन सा है। नई भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता, बोलचाल की भाषा के प्रति समझ बनाने अभिव्यक्ति करने की योग्यता, बोलचाल की भाषा सुनने तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता, द्वितीय भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता। नहीं मेरे बच्चों, देखो बोलचाल की भाषा के प्रति समझ बनाने की अभिव्यक्ति करने की योग्यता। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने की,
है ना, गाह करने की। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में द्वितीय भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा अवबोधात्मकता के लिए सहारा देने में क्या सम्मिलित किया गया है? चेष्टाएं करना तथा मुख्य भावों का प्रयोग करना, घर की भाषा के सारांश के रूप में प्रस्तुत करना, शिक्षक के द्वारा चित्र शब्दकोश का प्रयोग करना, संकेतों का प्रयोग करना। तो यहाँ देखिए, द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान चेष्टाएं करना, मुख्य भावों का प्रयोग करना शामिल जो है। अवयोक्ता के सहारा में क्या शामिल, यही किया जाता है। नेक्स्ट है कि विद्यालय में बच्चों को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उनके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है? घर की भाषा का प्रयोग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। दूसरा है, यह उनके अधिकारों का हनन करती है। विद्यालय में घर की भाषा के प्रयोग का निषेध करना असंवैधानिक है। इससे विद्यार्थियों के स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। यही बिल्कुल सही है कि इसमें विद्यार्थी स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं। देखो, विद्यालय में बच्चा अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना कर देंगे तो उसकी अवस्था यही होगी मेरे बच्चे, यही होगी। नेक्स्ट है, जब हम द्वितीय भाषा और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषिक और द्वितीय भाषा दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं को अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्क मूल तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है? विकल्प एक है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना। दूसरा है एकल भाषा, कोडों से मिलाना, जो डिकोडर और कोडर होता है, एक कोड को दूसरे कोड में स्थानांतरण। तो यहाँ एक भाषा को दूसरी भाषा से में चले जाने को हम क्या कहते हैं? द्वितीय बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं को अर्थ समझते हैं। नेक्स्ट है कि किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषी कहेंगे? मातृभाषा पर आधारित बहुभाषी कहेंगे शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं। शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं, आगे जाकर अंग्रेजी तथा हिंदी पढ़ते हैं। देखिए, 2 कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा क्या है? शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा को अंग्रेजी में आरंभ करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? अंग्रेजी में आरंभ करते हैं तथा आगे जाकर 3-4 भाषाएं पढ़ते हैं। शिक्षार्थी प्राथमिक विद्यालय में अपनी मातृभाषा में सीखते हैं तथा बाद में अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो देखो, प्रश्न पढ़ते ही आपका उत्तर यहाँ स्पष्ट है। वो क्या है कि शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा में मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें अधिक से अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ लेते हैं। वो कोई भी भाषाएं हो सकती हैं, जैसे हिंदी सीटेट के पेपर में आप पेपर 1 के रूप में और पेपर 2 के तौर पर सेलेक्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न आपके सामने यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और सीटेट की परीक्षा के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिसको आप लेकर के 30 में 30 नंबर को प्राप्त करने के लिए आप इसी तरह हर संडे की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि विद्यार्थियों के साथ जो आए हुए 2022 के प्रश्न हैं उनको हल करा करके उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने उपलब्ध कराएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।